तो लो जी, हमारे कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों की चिंता हुई खत्म। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, बुक दोनों की एक जैसी रहेगी, तो पेपर भी एक जैसे ही आएंगे। ठीक है, पेपर का फॉन्ट मायने नहीं रखता है, ये एक मॉडल पेपर, कोई रियल पेपर नहीं है। मैं बड़ी गहराई से छानबीन करने के बाद बच्चों को बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन कि जो आपके एनुअल एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले आप एक बार इस सिंपल पेपर का सॉल्यूशन जरूर सॉल्व करके जाइएगा, काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, हमारे ऐसे बच्चों के लिए मैं बिल्कुल तत्पर कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जिन्होंने कोचिंग नहीं लगा पाए हैं, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। 4 पेपर यदि कर लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है, कभी 2 पेपर भी कर लोगे ना तो 60 नंबर पक्के हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। देखिए, मीराबाई जो है ना सब कुछ कृष्ण को ही मानती थी। ठीक है, कि उसने कह दिया था कि ले राना संभाल तेरी नगरी, वृंदावन मेरी ससुराल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर भगवान कृष्ण को ही उन्होंने मान लिया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। देखो, परीक्षा गुरु जो है ना उसको सबसे पहला प्रथम उपन्यास माना गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय है लता मंगेशकर। पटकथा की मूल इकाई आएगा दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण में क्या नहीं होता है, शुद्धता नहीं होती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? 5वें। ठीक है भैया। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का प्रसिद्ध व लोकप्रिय माध्यम बना। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। पहला यहाँ पर झई जोड़ी आगे। कुल की हानि, परिवार की मर्यादा। ओस के पुल, गद्य संग्रह। गरबा का जाएगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित जो सूचना जाएगा विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव। 5 हो जाएगा जुगुप्सा। शब्द युग्म का जाएगा 6 प्रकार। कितना जाएगा? 6 प्रकार। एकमात्र सहारे का जाएगा अंधे की लाठी। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो जगनीक द्वारा रचित कृति जो है ना वो परमाल रासो है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी। ठीक है। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? आलो आदरी जो है ना बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो 5 लाख शब्द है। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं शब्द गुण के। अपनी करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पर स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, ये आपके गलत रहेगी। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी थी, ये असत्य रहेगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, असत्य रहेगा। रोला एक मात्रिक समछंद है, सत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है। इतना हो गया। ये बढ़िया से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो प्रश्न 6 पढ़ते हैं। प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक रचना है। देखिए, नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, तो ये सतरंगे पंखों वाली दूसरी रचना होगी, तीसरी है प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा। ठीक है, और फूल नहीं रंग बोलते हैं। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। अगला है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? देखिए, यहां पे दीवाना का अर्थ है पागल। ठीक है, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है।
कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बहा आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है। इसलिए कबीर ने कहा है कि उन्हें स्वयं को दीवाना कहा है। चलिए अगला देखते हैं, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। ठीक है, मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य की भक्ति जो है अनन्य है, वहां पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं, यहां तक कि उन्हें विषपान करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। बढ़िया से शांति से और धीरे से आप तो बढ़िया से कवर करिए, मैं अब सारी चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं आपको देनी है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं आगे को। देशभक्ति, सबसे पहले ये देशभक्ति। इस युग के काव्य में देश की भक्ति के ऊपर से कविताएं लिखी गई। मानव प्रेम, द्विवेदी युगीन कविताओं में मानवता के प्रति प्रेम की भावना विशेष देखने को मिलती है, तो ये आप लिख सकते हैं। तीसरा जो है, देखिए दो पूछता है, 2 नंबर में आता है, 3 नंबर तक आपसे कभी कभी पूछ लेता है ना। तो अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया है। प्राकृतिक चित्रण, द्विवेदी युग की कविताओं में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण देखने को, मनोहारी चित्रण मिलता है, और वर्णन प्रधान कविताएं हैं, तो ये आपका लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगला है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। देखिए इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की जो रचना है उनको संपन्न करना कठिन काम है। क्या कह रहा है कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की रचना को संपन्न करना कठिन कार्य है। क्यों है? क्योंकि यदि आप कविता वाली चीज देखोगे ना, तो उसमें 4 पंक्ति में से 1 पंक्ति भी सही हो जाए है ना, तो कवि की प्रसन्नता लोग करने लगते हैं, लेकिन ऐसा जब लेखक लिखता है ना तो ऐसा नहीं होता है। तो ये यही बात बोल रहा है कि क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि 1 भी पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है तो कवि प्रसन्नता का भागी हो जाता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता है। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है, उसी स्थिति में ही गद्यकार की प्रशंसा के योग्य होता है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही कठिन कार्य है। निबंध को स्वरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। तो यहां से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सकता है मैंने समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप याद भी कर सको, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठिन प्रश्न भी नहीं। अगला है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहां से आप इसको कंप्लीट कर लेना, इसके बाद ये तो क्वेश्चन आंसर है, इनको एक बार पढ़ोगे ना जिसमें याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहां से हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हो गया। चलिए, यहां पर पूछा है कि ले कितने प्रकार की होती है, तो ये देख लीजिए, ले, विलंबित ले, मध्य ले और दूत ले। दूत ले का मतलब सबसे जल्दी, तीव्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट पत्रकारिता में दुनिया का को किस प्रकार, ठीक है, समेत लिया है। यहां से देखिए, ये और पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 5 पॉइंट बच्चों ने लिख दिए, 2 से 3 पॉइंट अब कर लोगे जिसमें काम हो जाएगा।
देखिए ये प्रश्न तो आपको पता ही है, 10th में भी आता है, 9th में आता है, 12th सबको ये पता है ना। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्या पढ़ो इसको तो हर बच्चे बच्चे जानता है महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर को तो। ठीक है, ये हो गया इतना। मुक्तक छंद, यहाँ एक विषम छंद है, छंद मात्राओं का वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता, इसमें नाद तथा ताल के आधार पर पंक्ति के लेखा विधान कर गतिशील बनाने का अनुग्रह किया जाता है, यही मुक्तक छंद कहलाता है। तो इसको देखिए, ये उदाहरण बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना, पढ़ो इसमें, है ना, समझ में आ गया। ये मुक्तक छंद है। और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अर्थ लक्षित कराने वाले शब्द शब्द शक्ति लक्षणा कहलाते हैं। यहां से देखिए प्रसाद गुण की परिभाषा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी, ये इसका उदाहरण रहेगा। ये मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अशिक्षित होना, मोहन की जो पत्नी है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आंखों का तारा होना, ठीक है, बहुत ही प्यारा होना। तो यहां पर देख लीजिएगा, एक अनंत नाम का लड़का, वो अपने माता पिता के आंखों का तारा, इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। देखिए राजभाषा क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा है, यह शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है, यहाँ रेडियो दूरदर्शन के प्रयोग में की जाती है। राजभाषा की राष्ट्रीयता की भावनाओं को बल मिलता है, तो गेट ना। इसके बाद में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, और क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय आपको देना है। तो यहाँ से देखिए कवि परिचय, वैसे हमारे एमपी बोर्ड में ये चीज फालतू चीज पूछते ही नहीं है ना, बहुत समझदार लोग हैं। आपको उसे रचनाओं से पूछेगा, है ना, कहाँ से पूछना है, रचनाओं से। तो आप भी क्यों पढ़ो अभी हाल फिलहाल। यहाँ से देखिए रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। लेते आओ स्क्रीनशॉट तुरंत। ये दुष्यंत कुमार का है ना, ये रचनाएं हो गई है। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, छोटे छोटे सवाल, और साए धूप, साए में धूप। भाव पक्ष, कला पक्ष, और ये हो गया आपका साहित्य में स्थान, है ना। चलिए यहां से देखिए बाल मुकुंद गुप्त, तो ये इसका जीवन परिचय यहां से देखिए, ये इनका साहित्य परिचय लिखना है ना। ये यहां से रचनाएं देखिए, अपनी रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, और ये साहित्य में स्थान। चलिए इसके अथवा वाला प्रश्न ये है आपका, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए समय निरंतर बीतता रहता, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत बातें आपको लिखनी है कि समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वहां जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर, कार्य करने पर फल भी प्राप्त नहीं होती, ठीक है। पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हाथ में नहीं रहता। उसी तरह जो विद्यार्थी है, अब आपके जीवन विद्यार्थी जीवन में है, तो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, दैनिक कार्य पर करता है, ठीक है, पर समय पर तथा समय पर ही सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय को गवा देता है, फ्यूचर यानी कि भविष्य उसका अंधकार में हमेशा हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब।
यानी समय का एक एक पल जो है बहुत मूल्यवान है और वहां बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का जो महत्व है उसको पहचानना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन भी करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, जो समय बीत गया उस पर अब, ठीक है, उस पर वर्तमान समय को बर्बाद ना करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी होती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें देख लीजिए आप, प्रश्नों को मैं आपको बताना पड़ेगा पहले, यहां से देखिए आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया। ये ज्ञान राशि से संचित नाम का ही साहित्य है, तो ये आपका प्रश्न के अनुसार उत्तर है, ज्ञान राशि से संचित नाम का, ये बाकी और यहां पर बचा हुआ है। पहला प्रश्न है कि ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम क्या। अच्छा, अब ये जो पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इनको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में और अलग से कवर करूंगा, है ना। यहाँ पे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। ज्ञान राशि संचित नाम का जाएगा, देखिए साहित्य है। ठीक है, अगला दिया है उसने कि समाज का सर्वोत्तम फल है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं, तो ज्ञान राशि संचित कोष का नाम ही साहित्य हो गया है। ये सबका हित तो अगला फलाना ढिमका शीर्षक साहित्य हो गया है। सारांश पूछा तो ये सारांश कर देना आपको। ठीक है, हो गया इतना। ये और ये अथवा वाला है, युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता, यहाँ चकोर ही नहीं जो अंगार ना खाता। बलिदानों का पंत नहीं जिसने पहचाना, अरे कह देगा यहाँ कौन है वहां भी है परवाना। उसने रक्त की धार जवानी मांग रही और वीरोचित श्रृंगार जवानी मांग रही। तो ये इस तरह से बलिदान कौन देता है, तो बलिदान, ठीक है, जोश से युक्त तथा संकटों के भय से मुक्त व्यक्ति ही बलिदान दे सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि संकटों को से कौन नहीं डरते, तो युवक नहीं डरते हैं। ठीक है, उष्ण का अर्थ क्या है, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। यहाँ पर देखिए इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक हो गया आपका जवानी, और सारांश यानी कि भावार्थ ये है, इस अंश में आह्वान किया गया है कि जवानी में संकट के खतरे, ठीक है, जवानी में संकट खतरे आदि से ना घबराकर बलिदान के त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। यौवन के गर्म रक्त में ही जवानी का श्रृंगार होता है। ये आपका हो गया। इसके बाद में हम यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है, ये देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को, दो गज निज नाहिन पहचाना। ठीक है, तो ये आपका दोनों कर लेना, हाय रे ऐसा ना कहना, ये देख लिया ने, हो गया इतना। तो यहां से आप ये क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख लीजिए, ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई।